नमस्कार दोस्तों, मैं डीएस कश्यप डीएसपी एकेडमी जयपुर की ओर से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर का नाम होगा बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा इसको बोलते हैं बूलियन बीजगणित। बूलियन बीजगणित, और ये है हमारी यूनिट सेकंड। आज नई यूनिट स्टार्ट है। जिसने भी यूनिट फर्स्ट नहीं पढ़ी है वो जाके यूनिट फर्स्ट पढ़ ले, और यदि यहां से भी स्टार्ट करना चाहे यूनिट सेकंड से भी तो आराम से समझ सकता है, पढ़ सकता है। उसका यहाँ बिल्कुल भी लिंक नहीं है। लिंक होगा थोड़ा बहुत, तो वो नॉर्मली आप जानते हो। वैसे भी आपके सामने सारे वीडियो हैं, तो आप यूनिट फर्स्ट को भी एक बार देख लें। उसके बाद यूनिट सेकंड तो हम अभी स्टार्ट कर ही रहे हैं। यह है यूनिट सेकंड। यूनिट फर्स्ट में हमने पढ़ा था सेट्स के बारे में। यूनिट फर्स्ट में हमने पढ़ा था सेट्स एंड प्रोपोजिशंस। सेट्स एंड प्रोपोजिशंस, इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने कवर किया था जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम में इसी तरीके से आता है, या इसमें 2 पार्ट होते हैं और इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। तो हमने क्या किया, ये क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये हमने कंप्लीट पढ़ लिया सेट्स एंड प्रोपोजिशन से। और जो ये क्वेश्चन था सेकंड नंबर, ये अभी हमने छोड़ दिया है। यदि हमारे पास टाइम बचेगा तो हम ये पेपर कंप्लीट होने के बाद नॉलेज के लिए पढ़ लेंगे, वरना हमारा काम तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं बूलियन अलजेब्रा के बारे में। बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन क्या है? बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन क्या है? लेकिन बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन पढ़ने से पहले बूलियन अलजेब्रा के बारे में समझ लेते हैं कि बूलियन अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है, बूलियन अलजेब्रा का उपयोग क्या होता है गणित के अंदर। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज को पढ़ लेते हैं, पढ़ के आगे चल जाते हैं, एग्जाम देते हैं, पास हो जाते हैं और वो चीज भूल जाते हैं। हमको ये तक पता नहीं होता कि उसका उपयोग कहाँ होता है। तो ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है। तो बूलियन अलजेब्रा जो है, बूलियन अलजेब्रा दिया किसने? सबसे बड़ी बात तो ये है। तो बूलियन अलजेब्रा जो है एक ब्रितानी के महान गणितज्ञ थे जिसका नाम था जॉर्ज बुल। जिसका नाम था जॉर्ज बुल। जॉर्ज बुल ने हमको बूलियन अलजेब्रा दी थी। जॉर्ज बुल ने बूलियन अलजेब्रा किसने दी थी हमको? जॉर्ज बुल ने। और जॉर्ज बुल ने क्या किया? इसने किया था कि जो तर्क शास्त्र के मूलभूत सिद्धांत थे, ध्यान से सुनना, जो तर्क शास्त्र के मूलभूत सिद्धांत थे उनको शब्दों के रूप में व्यक्त ना करके विचारों की प्रतीकात्मक भाषा के रूप में व्यक्त किया था। क्या किया? विचारों के प्रतीकात्मक भाषा के रूप में व्यक्त किया। किनको? जो तर्क शास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों को शब्दों के रूप में ना व्यक्त करके। ये तो था बूलियन अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन। यह किसने था? जॉर्ज बुल ने दिया था। अब बात करते हैं बूलियन अलजेब्रा का उपयोग गणित के अंदर क्या है। अब ये तो जाहिर सी बात है, गणित के अंदर पढ़ रहे हैं तो गणित में ही इसका उपयोग होगा, लेकिन उपयोग कहाँ होता है ये जानना जरूरी है। तो इसका उपयोग, जो बूलियन अलजेब्रा का उपयोग है, बूलियन अलजेब्रा का उपयोग डिजिटल परिपथ, जो डिजिटल परिपथ होते हैं उनको डिजाइन करने के लिए। कौन से परिपथ? डिजिटल परिपथ। इनको क्या करने के लिए? डिजाइन करने के लिए, या जो जटिल डिजिटल परिपथ होते हैं उनको सरलीकृत करने या हल करने के लिए हम बूलियन अलजेब्रा का उपयोग करते हैं। क्या कहा मैंने? बूलियन अलजेब्रा का उपयोग कहाँ करते हैं? डिजिटल परिपथ को उनको डिजाइन करने के लिए, या कोई जटिल डिजिटल परिपथ होता है उनको सरलीकृत करने या हल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बूलियन अलजेब्रा का, बूलियन बीजगणित का। अब इसमें एक और बात, बूलियन बीजगणित के अंदर दो स्पेशल एलिमेंट होते हैं जिनको हम तर्क 1 तथा तर्क 0 कहते हैं। 2 स्पेशल एलिमेंट होंगे बूलियन अलजेब्रा के अंदर जिनको हम क्या कहेंगे? तर्क 1 और तर्क 0 कहेंगे। ये तो था बूलियन अलजेब्रा का
उपयोग। अब आते हैं सीधे हमारे मेन टॉपिक पर, बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन। बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन क्या होती है? बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन में आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ देखते रहिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। रटना कुछ भी नहीं है, आराम से जैसे जैसे मैं बताता जाऊं वैसे करते जाना। आप देखोगे लास्ट में इसकी डेफिनेशन भी बन जाएगी और दिमाग पर कोई जोर भी नहीं आएगा। तो बात करते हैं बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन की। बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन क्या होती है? तो बूलियन अलजेब्रा के अंदर हमने क्या किया कि एक मैंने कोई भी नॉन एम्प्टी सेट माना, नॉन एम्प्टी सेट, और उस सेट को नाम दे दिया मैंने बी। ये सेट कैसा है? नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी सेट है। सेट कैसा है? नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक कंपोजिशन लिया, द्विचर संक्रिया, जिसको बोलते हैं द्विचर संक्रिया। द्विचर संक्रिया, इसको बोलते हैं बाइनरी कंपोजिशन। बाइनरी कंपोजिशन। और ये द्विचर संक्रिया कौन कौन सी? प्लस और डॉट, प्लस और डॉट। एक लिया मैंने एक चर संक्रिया, एक चर संक्रिया, इसको बोलते हैं हम यूनरी कंपोजिशन। यूनरी कंपोजिशन ये क्या होता है? ये होता है डैश, और इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंशन। अब मैंने क्या किया, द्विचर संक्रिया ली, एक चर संक्रिया ली, और जो दो स्पेशल एलिमेंट थे 0 और 1 वो भी लेता हूं मैं। तो दो विशेष अवयव, दो विशेष अवयव यानी कि स्पेसिफिक एलिमेंट। और वो कौन कौन से? 0 और 1। मैंने क्या लिया? दो स्पेसिफिक एलिमेंट लिया। अब यहां ये तो ले लिया। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या बन के आती है कि द्विचर संक्रिया बाइनरी कंपोजिशन प्लस तथा डॉट, और एक चर संक्रिया डैश, जिसको हम कॉम्प्लीमेंशन बोल रहे हैं, ये दोनों परिभाषित किस पर है? इस नॉन एम्प्टी सेट पर परिभाषित है। तथा जो दो विशेष अवयव 0 और 1 है, यदि मैं इन सबको मिला करके एक संरचना का निर्माण कर देता हूं, क्या बोल रहा हूं मैं? इन सबको मिला करके एक संरचना का निर्माण कर देता हूं, तो उस संरचना को मैं कहूंगा कि ये बूलियन अलजेब्रा है। क्या किया? द्विचर संक्रिया ली, एक चर संक्रिया ली, इसके साथ में दो विशेष एलिमेंट लिए 0, 1, इन सभी को मिला करके, इन सभी को एक साथ करके एक मैंने संरचना बनाई। उस संरचना को मैं बूलियन अलजेब्रा कहूंगा। और वो संरचना कौन सी है? वो संरचना है बी प्लस बी लिया, द्विचर संक्रिया प्लस और डॉट ले, एक चर संक्रिया डैश लिया, और दो विशेष अवयव 0 और 1 लिया, मिला दिए सबको, बना दी एक संरचना, बन गई एक संरचना। तो इस संरचना को ही मैं बूलियन अलजेब्रा कहूंगा। कब कहूंगा? ये तो अभी संरचना बनी है, ये पूरी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई। तो इसको मैं बूलियन अलजेब्रा कहूंगा यदि जो ये संरचना है, ये संरचना कुछ अजम्पशन से है, उन अजम्पशंस को यदि ये संतुष्ट करती है, तो हम कहेंगे कि ये एक बूलियन बीजगणित है। वो अजम्पशंस कौन सी है? उन अजम्पशंस को पढ़ने से पहले एक बार यहां तक लिख लेते हैं बूलियन इसके बारे में। तो लिखो बूलियन बीजगणित की डेफिनेशन क्या होती है। माना बी एक नॉन एम्प्टी सेट है, बी एक नॉन एम्प्टी, ये नॉन एम्प्टी यानी कि एक अरिक्त समुच्चय है, तथा एक द्विचर संक्रिया बाइनरी कंपोजिशन प्लस तथा डॉट एवं
एक चर संक्रिया यूनरी कंपोजिशन डैश जिसे हम कॉम्प्लीमेंशन कहते हैं पर परिभाषित है एवं दो विशेष अवयव 0 तथा 1 सहित एक संरचना का निर्माण होता है जिसे हम बूलियन बीजगणित कहते हैं यदि यह कुछ अजम्पशंस का फॉलो करती है, कुछ अजम्पशंस को संतुष्ट करती है, यानी कि यह कुछ अभिग्रहित है, उन अभिग्रहितों को संतुष्ट करती है, तो हम कहेंगे कि ये बूलियन बीजगणित है। तो वो अजम्पशंस कौन से हैं? उन अजम्पशंस को देखते हैं। अब ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई, ये लिखने के बाद में हम अजम्पशंस को लिखना है। अच्छा, ये डेफिनेशन कुछ रटनी पड़ी? बिल्कुल भी नहीं ना। अरे इतनी सिंपल डेफिनेशन क्या कि द्विचर संक्रिया लिए, एकचर संक्रिया लिए, दो विशेष अवयव लिए, दोनों को मिलाकर एक संरचना बनाई, वो द्विचर संक्रिया हो गई, बूलियन बीजगणित की संरचना बन गई। अब वो बूलियन बीजगणित उस अजम्पशंस को संतुष्ट करेगी, सेटिस्फाई करेगी, तो बूलियन बीजगणित की कंप्लीट डेफिनेशन बन जाएगी। बस यही तो करना था हमको। इसमें रटने वाली क्या बात थी? रटना तो बिल्कुल नहीं है, हमको गणित समझनी है, ना कि रटनी है। हम रटेंगे तो 2 दिन बाद भूल जाएंगे और समझेंगे तो वो काफी लंबे टाइम तक चलेगी। तो संरचना क्या थी? b प्लस डॉट डैश 0 और 1। अब बात करते हैं वो अजम्पशंस की। तो अजम्पशंस ले B1, इसको बोलते हैं हम क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव नियम क्या होता है? कम्यूटेटिव नियम होता है, मैंने क्या किया, 2 एलिमेंट लिए, 4 और A, B। किसके अंदर से लिए? B के अंदर से। 4 और A, B बिलोंग B के अंदर से लिए। तो A प्लस B बराबर B प्लस A होना चाहिए। और दूसरा A डॉट B बराबर B डॉट A, ये है कम्यूटेटिव। यदि ये इसको संतुष्ट करती है तो क्रम विनिमय नियम होगा। दूसरा B2, उसको बोलते हैं हम बंटनता का नियम। इसका नियम बंटनता का नियम, बंटन का नियम। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। इसमें क्या किया, हम 3 एलिमेंट लेंगे, A, B, C, इसके अंदर से लेंगे, तीनों सारे के सारे B के अंदर से। तो ये कहता है कि A प्लस B डॉट C बराबर A प्लस B डॉट A प्लस C। और दूसरा कहता है कि A डॉट B प्लस C बराबर A डॉट B प्लस A डॉट C। ये है बंटन का नियम। तीसरा, इसको बोलते हैं हम तत्समक का नियम। तत्समक का नियम, इसको बोलेंगे हम आइडेंटिटी एलिमेंट। तत्समक का नियम क्या कहता है? तत्समक का नियम कहता है कि A प्लस 0 बराबर A, और दूसरा है A डॉट 1 बराबर A। यानी कि कोई भी एलिमेंट है उसको किसी से भी गुणा करें या प्लस करें, वही एलिमेंट आता है। तो जिसके हिसाब से करते हैं वो क्या होता है? तत्समक अवयव होता है। जहां A क्या है? A बिलोंग B के अंदर है। A बिलोंग B के अंदर करते हैं, यानी A प्लस 0 बराबर क्या हुआ? A। और A डॉट 1 बराबर क्या हुआ? A हुआ। अब वैसे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो 0 है
ये प्लस संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव है। यहाँ पे मैं यहाँ लिख दूं, और यहाँ जो वन है ये गुणन संक्रिया के सापेक्ष क्या है, तत्समक अवयव। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि योग संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव कौन हुआ, जीरो, और गुणन संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव कौन हुआ, वन हुआ। तो यानी कि जीरो जो है जीरो योग संक्रिया के सापेक्ष सापेक्ष तत्समक अवयव है, और वन जो है वन गुणन संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव। जीरो किसके सापेक्ष, योग संक्रिया के सापेक्ष, क्योंकि हमने ये एलिमेंट लिए, कोई भी एलिमेंट लिया हमने एक, इसमें हमने प्लस किया जीरो, तो किसके बराबर आ गया, ए के बराबर। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यदि किसी एलिमेंट को उसके साथ में ऐड करें तो वही एलिमेंट वापस आए, तो वही क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ए प्लस जीरो किया, ये आ गया वापस, तो जीरो क्या होगा, योग संख्या के सापेक्ष तत्समक अवयव होगा। इसी प्रकार से ए डॉट वन किया तो क्या आ गया, वापस ए आ गया, तो वन जो है ये गुणन संख्या के सापेक्ष क्या हो गया, तत्समक अवयव हो गया, तत्समक अवयव हो गया। अब देखते हैं चौथा B4, इसको बोलेंगे हम पूरकता का नियम, कॉम्प्लीमेंटेशन। पूरकता का नियम क्या कहता है, पूरकता का नियम कहता है कि मैं कोई भी एक एलिमेंट लिया ए, उसका कोई एक अद्वितीय अवयव लिया, तो ये कहता है कि सभी A belongs to B के लिए, सभी A belongs to B के लिए एक अद्वितीय अवयव लिया हमने A डैश, इसके अंदर से लिया अद्वितीय अवयव लिया A डैश, बिलोंग कर रहा है B के अंदर, अद्वितीय के लिए हमने A डैश बिलोंग्स टू B के लिए, तब A प्लस A डैश बराबर 1, A प्लस A डैश बराबर 1, और दूसरा A प्लस A डैश बराबर A डॉट A डैश बराबर क्या हो गया, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। A प्लस A डैश बराबर क्या होना चाहिए, 1, जहां पे A डैश क्या है, यहाँ इसको A डैश को लिख लो, A डैश क्या है, A डैश A का पूरक है, A प्लस A डैश बराबर क्या हो गया, 1, और A डॉट A डैश बराबर क्या हो गया, 0। अच्छा, ये A प्लस A डैश बराबर 1 और A डॉट A डैश बराबर 0, ये कैसे हुआ, इसको देखिए समझिए कि हमको पता है कि हम पढ़ रहे हैं बूलियन अलजेब्रा, और बूलियन अलजेब्रा के अंदर सिर्फ केवल 2 एलिमेंट 0 और 1। अब मैं लेता हूं A प्लस A डैश बराबर 1 की बात करता हूं, तो जीरो का जो कॉम्प्लीमेंशन वो क्या होगा, 1 होगा, और 1 का कॉम्प्लीमेंशन वो क्या होगा, 0 होगा। 0 का कॉम्प्लीमेंशन क्या है, 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंशन क्या है, 0 होगा। अब मैं यहाँ रखता हूं, तो A बराबर मैंने 0 लिया, तो 0 का कॉम्प्लीमेंशन क्या आ गया, 1, तो 0 प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 1 आ गया। इसी प्रकार से मैं A डॉट A डैश की बात करता हूँ, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 0। तो अब मैंने लिए माना कि A लिया, A 1 ले लिया, तो 1 का कॉम्प्लीमेंशन क्या है, 0, तो 1 इंटू 0 बराबर क्या हो गया, 0। ये आगे चल के हम एक प्रूफ भी करेंगे, इसका एक थ्योरम है उसको प्रूफ करेंगे ये आगे चल के। तो ये था पूरकता का नियम।
और एक और तो मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा साइड में, B5 जीरो बराबर नहीं होना चाहिए 1 के, जीरो किसके बराबर नहीं होना चाहिए 1 के। तब इन सबको यदि वो ये जो संरचना है यदि संतुष्ट करती है तो हम कहेंगे ये संरचना क्या है, बोलिए अलजेब्रा है, बोलिए बीजगणित है। ये बन के आती है कंप्लीट डेफिनेशन। इससे पहले क्या था कि हमने क्या लिया कि बी माना कि बी एक क्या है नॉन इम्पिटी सेट है, तब बाइनरी ऑपरेशन प्लस तथा डॉट तथा यूनरी कंपोजिशन डैश जिसे हमने कॉम्प्लीमेशन कहा था, तथा दो स्पेशल अवयव 0 और 1 सहित एक संरचना का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बोलिए बीजगणित कहेंगे। यदि ये कुछ अजम्पशंस का फॉलो करती है, कुछ अजम्पशंस को संतुष्ट करती है, तब जाके ये क्या होती है, बोलिए बीजगणित होती है। तो अजम्पशंस ये हमने देखी थी, यहां लिख देते हैं। जो ये b प्लस डॉट प्लस डैश 0 1 है, इसको हम b प्लस डॉट ये भी लिख सकते हैं या सीधा b भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। क्या कह रहा हूं, b प्लस डॉट प्लस डैश प्लस 0 1 इसको इसके स्थान पर हम सीधा ये भी लिख सकते हैं, और या नहीं तो हम सीधा सीधा b भी लिख सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट बूलियन बीजगणित की डेफिनेशन। उतार लिया आप लोगों ने? यदि नहीं उतारा तो वीडियो को आराम से पॉज कीजिए, पॉज करके इसको आराम से उतारिए। ये तो आपके हाथ का काम है, एक्सपर्ट हो वैसे तो। अब हम ये तो हो गई थी बूलियन बीजगणित की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कुछ रिमार्क्स, कुछ टिप्पणियां हैं वो हम देखेंगे। टिप्पणियां क्या कहती है? टिप्पणियां कुछ न कुछ तो कह के जाती है, क्या कहेंगे वो देखेंगे अभी। और वो टिप्पणियां हैं अपने इसमें 4-5, सबके बारे में एक से देख। रिमार्क्स, पहले साहचर्य नियम, साहचर्य नियम इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, और दूसरा है a डॉट बी डॉट सी बराबर a डॉट बी डॉट सी। जो अभी हमने पढ़ी थी, अजम्पशंस पढ़ी थी, वो 5-6 अजम्पशंस थी, वो सारे की सारी ये इसको संतुष्ट करती है। ये हम प्रूफ भी करेंगे आगे चल के, थ्योरम आएगी, उस थ्योरम में हम सब इसको प्रूफ करेंगे। ये था रिमार्क्स 1। दूसरा रिमार्क्स कहता है कि जो द्विचर संक्रिया है, जो द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया कौन सी है, प्लस और डॉट। तो द्विचर संक्रिया प्लस की द्विचर संक्रिया जो प्लस है इसके स्थान पर एक हम सिंबल प्रतीक का उपयोग करेंगे। वो क्या होगा, ये इस प्रतीक का, इस सिंबल का उपयोग कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम जॉइन, इसको बोलते हैं जॉइन यानी कि संधि। जॉइन यानी कि संधि, या इसको बोलते हैं संधि या सम्मेलन, सम्मेलन भी बोल सकते हैं, सम्मेलन। और डॉट के स्थान पर हम इसका उपयोग करेंगे, जिसको बोलते हैं हम मीट। जिसको क्या बोलेंगे, मीट। ये होता है अब संधि, अब संधि। मैं क्या बोल रहा हूं, जो दूसरे संक्रिया प्लस के स्थान पर ये वाला सिंबल जॉइन, जिसको के स्थान पर हम ये जिसको हम मीट बोलेंगे, मीट या अब संधि। तीसरा रिमार्क्स
तीसरा रिमार्क्स ये कहता है कि यदि यहाँ पर ब्रैकेट्स का उपयोग नहीं होता है, ब्रैकेट्स का उपयोग नहीं होता है, ब्रैकेट्स नहीं होता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुणन संक्रिया को उसके बाद में हम प्लस संक्रिया को क्रियान्वित करेंगे। सबसे पहले किसको करेंगे, गुणन संक्रिया को क्रियान्वित, उसके बाद में प्लस संक्रिया को क्रियान्वित करेंगे। जैसे ए डॉट बी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ए डॉट बी को क्या लिख देंगे, क्या लिख सकते हैं हम, ए बी। ये तीसरा रिमार्क्स। फोर्थ रिमार्क्स क्या कहता है, फोर्थ रिमार्क्स कहता है कि किसी भी बूलियन बीजगणित है, किसी भी बूलियन बीजगणित है, उसमें कम से कम दो अवयव भिन्न भिन्न अवयव होते हैं। कम से कम दो अवयव भिन्न भिन्न होते हैं। कम से कम दो अवयव क्या होते हैं, भिन्न भिन्न। ये थी बूलियन अलजेब्रा कुछ टिप्पणियां थी, साइचरी नियम जो सारे जितनी अजम्पशन थी इसको फॉलो करती है। हम आगे चल के थ्योरम आएगी उसमें सिद्ध भी करेंगे। उसके बाद ये द्विचर संक्रिया प्लस के स्थान पर जॉइंट का उपयोग है, डॉट के स्थान पर मीट का उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ जो गुणन सबसे पहले यदि ब्रैकेट्स का उपयोग नहीं होता है तो सबसे पहले हम डॉट को क्रियान्वित करेंगे, उसके बाद में प्लस को क्रियान्वित करेंगे। साथ ही ए डॉट बी के स्थान पर हम ए भी उपयोग में ले सकते हैं, उपयोग में लेंगे। इसके बाद में यदि कम से कोई भी द्विचर संक्रिया है, कोई भी बूलियन अलजेब्रा है, उसमें कम से कम दो अवयव भिन्न भिन्न होते हैं। एक बात और, अब हम जब आगे चलेंगे तो B1, B2, B3 अभी हमने जो क्या नाम दिए थे ये डायरेक्टली याद होना चाहिए, क्योंकि अब हम आगे चलेंगे थ्योरम्स प्रूव करेंगे। तो उन थ्योरम्स में कई जगह पर हम जैसे तत्समक अवयव हुआ, क्रम विनिमय नियम हुआ, तो इनके स्थान पर ना लिख हम सीधा जो B1, B2, B3 है इनका उपयोग करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। उसके बाद में कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में ड्यूएलिटी, जिसको हम बोलते हैं द्वैतता। और ये बूलियन अलजेब्रा के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक यूं मानो कि बूलियन अलजेब्रा की जान है, और यहाँ से क्वेश्चन लगभग आता ही है। तो कल की जो क्लास है, नेक्स्ट क्लास है, उसको लेना बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन है, फिर कुछ 8-10 थ्योरम है, वो थ्योरम देखेंगे। तो बाकी की बात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।